प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। कोशिश ये करते हैं कि आगाही के ऊपर काम किया जाए, लोगों तो ये बताया जाए, ये बात पहुँचाई जाए कि कोरोना वायरस जो है वो कितना मुहलिक है। कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं जिसके बारे में आगे जाके ज़रूर उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। हर शख्स की अपनी राय इसके बारे में है, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इससे मुतासरा शख्स दूसरों के लिए भी मुहलिक साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, मैं फिर दोहराता हूँ, जिससे आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है, सबसे पहले तो आप उसका टेस्ट करवाइए और अगर खुदा ना करे अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसमें सबसे बेहतर काम ये है कि आप ख़ुद को एक जगह महसूर करें, किसी कमरे में ज़्यादा बेहतर है, ताकि घर के दूसरे लोग जो हैं उससे मुतासिर ना हो, कि बड़ी तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है। तो आप अफवाहों में ना जाएं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। कुछ देर पहले भी प्रोग्राम में मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठ के कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो शायद थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हों हमारे ख़यालात से, ये इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है उससे। लेकिन समझने की बात यह है कि इस वक्त ज़्यादा महफूज रहना है, अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो मुख्तलिफ होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और फिर उनसे भी कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। आज हमारे मेहमान हैं, जो मेहमान हैं शाज़िया ख़ान उनका नाम है, CEO हैं ब्यूटी बार बाय शाज़िया ख़ान की और टेक्निकल एडवाइज़र हैं ऑफ ईज़ी कलर की। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, अपनी पार्टी की जो यहाँ पे तर्जुमानी करते हैं और उनसे हम सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ताहिर ख़ान, उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाज़िया, ये ज़रा बताइए अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से पहले थोड़ी सी बात हो जाए। आपने ख़ुद माशाल्लाह इतना अच्छा हेयर डाई किया हुआ है, आजकल जो है वो ट्रेंडिंग में है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हर कोई तो इसके बारे में नहीं जानता। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर अभी एक्सपर्ट बने हैं वो थ्रू यूट्यूब के और इस तरह सोशल मीडिया के, वो जो काम करके सीख के क्लासेस लेके वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक्सपर्टीज़ तब आती हैं जब आप उसके लिए जो बाकायदा कोई ट्रेनिंग लेते हैं या सब कुछ करते हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानती है। पहले इसके हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए ना, कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ कहाँ से हासिल की है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मेरा जो स्टार्ट था जी वो इंटरनेशनल लेवल पे मेरी तो ट्रेनिंग है। उसके बाद मैंने डेप्लेक्स से भी ट्रेनिंग ली, क्योंकि पाकिस्तान की भी एक वो डेफिनेटली सारा सिस्टम देखना था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 26 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में आए हुए 26 ईयर हो गए। मेरा अपना सैलून है, फिर एकेडमी है मेरी, और इजी कलर की टेक्निकल एडवाइज़र भी हूँ मैं। उस हवाले से हम लोग डिफरेंट क्लासेस देते रहते हैं, ब्यूटिशियंस को भी। ज़्यादातर हमारी ब्यूटिशियंस वगैरह होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जो कि बिगनर्स होती हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो लोगों से ये कहना चाहूँगी, ब्यूटिशियन से भी, कि आप लोग जब तक आप ट्रेनिंग नहीं ले लेते तो देन आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें। बहुत अच्छी बात हाँ, है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ना करो, और हमेशा आप जो है अपने जो स्किल्स को एक अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से, जब तक आपको आ नहीं जाता। हेयर कलरिंग कोई ऐसे मजाक नहीं, केमिकल का काम है, और उसमें केमिकल में जब तक आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिर लोगों के बाल डैमेज करेंगे। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हेयर एक्सपर्ट है वही स्किन एक्सपर्ट भी है, वही मेकअप एक्सपर्ट भी है, वो सारे काम कर रहा है और किसी एक काम में भी ठीक नहीं है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक वक्त में आप आंखों के भी स्पेशलिस्ट हों, कान के भी हों, हार्ट के भी हों और सारी चीज़ें साथ कैरी करें। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो स्टाइलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे हमारा ख़ास इस बात के ऊपर वो होता है कि हर चीज़ के एक्सपर्ट बने हुए लेकिन कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा। इसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, इसके बारे में ये कहूँ, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर बनते हैं, अब सबसे पहले MBBS बनते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे हम लोगों की भी ट्रेनिंग्स होती है ना, जैसे ऑलराउंडर एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन आगे स्पेशलाइजेशन, बेसिक आइडिया देने के लिए बेसिक आइडिया देन ग्रूमिंग होती किस तरह, वही होती है, ठीक है। वो तो आपको सबको नॉलेज होती है। तो आगे जैसे स्पेशलाइजेशन करते हैं, इसी तरह हमारी भी स्पेशलाइजेशन होती है कि हमें होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है। अब जैसे मैंने हेयर का चूज़ किया, जैसे हेयर एक्सपर्ट हूँ मैं,
तो मैं लोगों से ये कहना, पहले स्पेशली ये कहना चाहूँगी, आप जब भी कोई भी वर्क सीखते हो एक एक्सपर्ट से सीखो। राइट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो कि मैंने देखा, भी मुझे तकरीबन 5 ईयर हो गए हैं, मैं इजी कलर की टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, जो कि मैंने देखा लोगों को कि उनको जस्ट एक थ्रेडिंग करनी आ गई है तो बस अपना पॉलर्स खोलेंगे, लोगों की स्किन को बर्बाद करेंगे और लोगों के हेयर को बर्बाद करेंगे। तो फॉर गॉड सेक प्लीज़ ऐसा मत करें, ऐसा ना करें जी, इसका बिल्कुल ख्याल भी नहीं रखें करें। आप उसको सबसे पहले अपना प्रैक्टिकली लेके आए, इस काम को सीखें, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। ये कलर का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी थोड़ी बात हो जाए। एक तो प्रोडक्ट का सही इंतखाब होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि कौन सी ट्रीटमेंट किसके लिए सही है, ये तो एक हेयर एक्सपर्ट ही बता सकता है, वरना अमूमन होता ये है कि वो रिबॉन्डिंग भी सबके लिए है, वो केराटिन ट्रीटमेंट भी सबके लिए है, वो सब कुछ हर किसी को कर दी जाती है और उसके बाद फिर वो उनको जो है रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो कहते हैं जी ये मसला यहाँ पे ख़राब हो गया, और उसके बाद ग्रेजुअली आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बालों को पहले आपको देखना होता है, एग्जामिन करना पड़ता है कि नेचर एक्चुअली है क्या। तो जैसे हमारी स्किन के साथ प्रॉब्लम होता है, एज यू नो बेटर, कि वो स्किनी हो, ऑयली होती है, नॉर्मल है या ड्राई है, वो तमाम चीज़ें डिटर्मिन करने के बाद फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक नहीं है। पाकिस्तान में देखिए जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, करते हैं हर चीज़ को एग्जामिन करते हैं, जैसे हम भी एग्जामिन करके करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो देखी गई है वो ऐसी नहीं है। ठीक है। तो जैसे आपने कहा स्किन ऑयली है और ड्राई है, डेफिनेटली इसी तरह हमारा जो स्कैल्प है वो भी ऑयली भी है, ड्राई भी है। हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बालों का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर क्या है, देन उसकी इलास्टिसिटी देखी जाती है, उसके बाद वर्क किया जाता है। अब हर बार रिबॉन्डिंग के लिए नहीं होता, अब डैमेज बालों पे हम रिबॉन्डिंग करेंगे तो देन वो और डैमेज होगा। ज़्यादातर लोग डैमेज हेयर के ऊपर ही करते हैं। मैं तो ज़्यादातर लोगों को मना करती हूँ कि आप रिबॉन्डिंग बिल्कुल मत करें, क्योंकि रिबॉन्डिंग से क्या होगा कि आपके बोन्स जो है वो आपको रीशेप लेके आते हो, उसको दोबारा रीशेप करते हो, तो उसमें क्या होता है समटाइम लोगों की हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। और कई लोग क्या करते हैं, रिबॉन्डिंग करवा ली देन या केराटिन करवा ली, तो आफ्टर केयर यूज़ नहीं करेंगे। उनको सजेस्ट करूँगी आप कोई भी केमिकली ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनकी आफ्टर केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि केराटिन जैसे है, केराटिन आपकी अराउंड 95% हमारा बाल ही केराटिन से बना हुआ है। तो केराटिन डैमेज हेयर के लिए सबसे बेस्ट केराटिन है, आप केराटिन करवा सकते हैं नॉर्मली उसको। अच्छा ठीक है, ये ज़रा हम और वो आपको बताते हैं, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन अगर प्रोग्राम देख रही हैं, वो जानना चाहती इस हवाले से, शाजिया ज़ेविदा, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कुछ हो रहा है सियासी सूरत हाल, इसके ऊपर थोड़ी बात कर ली जाए। हंगामा राई है, दस्तों की रबाएँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ आवाज़ें कस रहे हैं, किताबें एक दूसरे पे मारी जा रही है, ये कल्चर है क्या, पॉलिटिकल कल्चर? ये तो ज़रा बताइएगा। मसाइल की निशानदही करना अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है, हल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही। गो के एक बयान तो दिया गया है कि अब आगे जो मामला चलेंगे वो कंसेंसस के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो बैठ के उनकी बात सुनी जाएगी, जो कि पिछले 3 साल से कोशिश हो रही है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बहरहाल, लेकिन अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसका किसी लीडरशिप ने अभी तक इजहार नहीं किया बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फरमाइए। शुक्रिया यासिर भाई जी। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जितना मजाक, जितना सिस्टम इस टाइम पर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इस पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया है, इससे पहले कभी किसी भी सियासी जमात ने पार्लियामेंट का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने इससे पहले भी एक आध दफ़ा किसी शो में कहा था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, कि इनके जो चीफ मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, उन्हीं ने नाज़िबा अल्फाज भी इस पार्लियामेंट के लिए कहे थे जब ये MNA थे सिर्फ अकेले, और कहा था मैं ये करता हूँ, और मुझे तो शर्म आती है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी कि पार्लियामेंट को कहते हुए। तो इसीलिए वो आज तक उसी तरह से उनके लोगों को जो तरबियत मिली है उसी अंदाज़े मिली है। उस पार्लियामेंट के अंदर अभी भी वही धींगा मस्ती कर रहे हैं। पहले भी अपोजिशन पार्टियाँ थी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है, हुकूमत नवाज शरीफ की रही है, अपोजिशन चलती रही है, और लेकिन इस अंदाज में नहीं चली जिस तरीके से अब चली है। अपोजिशन को सुनना इखलाकी और सियासी फ़र्ज़ है हुकूमत का, और अपोजिशन निशानदही करेगी और हुकूमत ने उसको सॉल्व करना है। अब ये ना कि अगर अपोजिशन निशानदही कर रही है तो उसके साथ जिस तरह से मुग़ल्लज़ातें बकी गई हैं पार्लियामेंट में, ये ज़ेब नहीं देता है।
जिस तरह से दिया जा रहा है। दोनों तरफ से। हाँ, अब दोनों तरफ से, पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, पहले पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का दोनों का अपोजिशन चला है, लेकिन इस तरीके से नहीं था। माजी में ऐसे होते रहे हाँ, हैं, जी, कोई पहला वाकया नहीं। आप ये जरूर कह लीजिए कि इस वक्त वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन नाज़िबा अल्फाज जिस अंदाज में बयान किया जाता है वो पार्लियामेंट्रियन का काम नहीं है। हमारा तो काम पार्लियामेंट्रियन का वो है कि लोगों की इस्लाह करे, लोगों को बताए, मसाइल को एड्रेस करें। जी 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 जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ना के वजह यह है कि ये अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करना जानते ही नहीं है, क्योंकि ये डिक्टेटर बने हुए ना। अब बहुत सी चीज़ें आप पे भी पाबंदी है, बहुत सी चीज़ें, जाहिर सी बात है, अगर मैं अभी कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूँगा तो फ़ौरन मेरे पास नोटिस आ जाएगा कि जी आपने कैसा नोट इस्तेमाल किया लफ्ज़। तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन जियाला घबराता नहीं है। वो जो एक लफ्ज़ निकला है, घबराना नहीं है। जियाले ने हर चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़ियाउल हक का माशाल्लाह भी देखा है, मैंने परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप भी देखी है, और इसी तरह से जितनी भी सौबतें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले ने बर्दाश्तें की हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से अपने अल्फाजों को हज़फ करता हुआ चल रहा हूँ। गुस्सा तो बहुत आता है बाज़ वक्त और बड़ा जज्बात आता है, लेकिन क्या करूं कि मेरे कायदीन ने भी मुझे रिकन्सोलेशन की पॉलिसी दी हुई है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपने ये देखा होगा कि वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं और रिकन्सोलेशन पे चल रहे हैं। इसी तरह से बिलावल साहब ने किया हुआ है। तो मैं उसको मलूज़ रखते हुए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। तो इस हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि मामलात को कंसेंसस के साथ जो है जी जी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा। हाँ, 3 साल से भी यही है, ऐलान हो चुका है, हाँ, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चलिए जी, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। शाजी आज यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ी सी बात हो रही थी, हेयर एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये नेचर के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। ये बालों का जो टेक्सचर होता है, ये थोड़ा सा इसको डिटर्मिन कर लें कि पहले एक्चुअली है क्या, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जिनका बाय नेचर बाल थोड़ा सा कर्ली होता है, वो प्रेफर करते हैं कि रीबॉन्डिंग कर ली जाए, इस तरह की ट्रीटमेंट करवा लें, तो वो वंस एंड फॉर ऑल जो है वो सही हो जाते हैं, या उनके मुताबिक हो जाते हैं जैसे उनको चाहिए। नेचुरली कोई तरीका है जो बग़ैर कोई इस तरह की हार्श ट्रीटमेंट के बालों को ठीक कर दे? ख़वातीन ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन बड़ा करती हैं, ये ज़रा बताइए। अच्छा, जैसे कर्ली बाल जिनके होते हैं उनको शौक है कि भी स्ट्रेट हो जाएं, डेड स्ट्रेट। देखिए, डेड स्ट्रेट तो नहीं हो सकते, लेकिन अब केराटिन भी ऐसी आ गई है कि आपके थोड़े बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आप केराटिन ही करवाएं अगर आपका बाल डैमेज है तो। ठीक है, मेजॉरिटी को प्रॉब्लम यही है, डैमेज हेयर। हाँ, डैमेज हेयर है, क्योंकि अब बहुत सारी जगहों पे खारा पानी है, खारा पानी भी आपके बालों का डैमेज करता है। प्लस हम लोग जो कई इस तरह होता है कि आप लोग कोई कलर ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो कि आपके बाल डैमेज कर देता है। जैसे अभी मैं इजी कलर की, जैसे आपको पता टेक्निकल एडवाइज़र हूँ मैं, तो इजी कलर जो है हमारे पाकिस्तान का नंबर 1 और पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक ब्रांड है। ठीक है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में किसी ने सिंथेटिक ब्रांड नहीं बनाया। तो उस कलर की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ भी हैं हमारी, कि एक तो ये है कि आपके बालों को डैमेज नहीं करता, और देन उसके बाद फिर उसमें हेयर ट्रीटमेंट्स भी हैं। फिर अगर आपके बहुत डैमेज बाल हैं, उसमें इजी फ्लैक्स है जो कि आपके बालों के जो बोन्स है उसको रिपेयर करता है। ठीक है, तो बहुत सारी उसमें रेंज है। अच्छा, हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है कि कलर लास्टिंग कितना है, बस ये देखा जाता है। इसके अलावा ये नहीं देखते कि बालों के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है। मेरे ख्याल में इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे लिए प्रोडक्ट कौन सी सही है। और एक बड़ा इशू मैंने देखा है, लोग बाहर से डॉक्टर साहब प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और पाकिस्तान में आके इस्तेमाल करते हैं। मैंने 1-2 लोगों से वहाँ पे ये बात पूछी कि ये आप कहाँ के लिए इस्तेमाल करना, कहाँ रहते हैं, क्या किस तरह इस्तेमाल करेंगे, रहना पाकिस्तान में, प्रोडक्ट बाहर की इस्तेमाल करें। तो मैंने इनको बताई कि इसके ऊपर लिखा है कि ये इस क्लाइमेट के लिए है, जिस यहाँ पर आप मौजूद हैं ठंडे इलाके में, ये वहाँ पे जाके शायद उस तरह काम नहीं करेगा। शायद मेरे ख्याल में प्रोडक्ट अवेयरनेस भी नहीं दी जाती। देखिए, प्रोडक्ट अवेयरनेस के ये एक्चुअली ब्यूटिशियन का काम भी है कि आप अपनी क्लाइंट को अवेयरनेस दें। देन वो अवेयरनेस नहीं देती, शायद इस वजह से भी शायद उनको डर हो के कहीं खुद ये काम ना करने लग जाए, हमारे पास कौन आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अवेयरनेस देनी चाहिए आपको, अपनी क्लाइंट को स्किन के लिहाज से भी, आपके बालों के लिहाज से भी आपको अवेयरनेस देनी चाहिए। ठीक है।
अब ये होता है कि मेरा ख्याल में जो हमारे पाकिस्तान में प्रोडक्ट हैं आपको उनको प्रेफर करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के प्रमोट करना चाहिए अपने पाकिस्तान। ज़्यादा बेहतर है, यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए इसके प्रोडक्ट क्लाइमेट को डिज़ाइन देख की के जाती ही है, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, जो है ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है। बनाई जाती है। जब हमारे पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई कि हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक्सपेंसिव बिल्कुल प्रोडक्ट भी खरीदें, और जाहिर बात हमें अपने पाकिस्तान का फ़ायदा देखना और किसी का बिल्कुल नहीं। ठीक है, फ़ायदा हाँ। पाकिस्तान का भी और आपका अपना पाकिस्तान भी का और फ़ायदा अपना है। भी देखना है, आपका बिल्कुल अपना भी ठीक है। फ़ायदा है उसमें। ठीक है। तो कलर की लास्टिंग आपकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आफ्टर केयर ज़रूरी है। ठीक है। चाहे आप कलरिंग करवाएं, चाहे आप रिबॉन्डिंग करवाएं, चाहे आप केराटिन करवाएं, ठीक है। जब आप उनकी आफ्टर केयर यूज़ नहीं करेंगे तो देन आपको रिजल्ट्स ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। सही इसी है। तरह कलर की भी है, कलर की भी आफ्टर केयर है, कलर लॉक शैम्पू एंड कंडीशनर, हेयर मास्क वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग, सीरम यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों का कलर भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, और हेयर मास्क आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके बालों की रिपेयरिंग भी रहे, आपका बाल बिल्कुल डैमेज ठीक ना है। हो। उसकी इम्पोर्टेंस शायद यहाँ भी लोगों को पता और नहीं है, उसमें बिल्कुल मैं ठीक कहती है। हूँ पाकिस्तान के, जैसे मैंने अभी इजी कलर का नाम लिया क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला वाहिद ब्रांड Synthetic है brand है जिसने, जिस- सिंथेटिक ब्रांड है जिसने ये सारी प्रोडक्ट बनाई। ठीक है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरे पाकिस्तान में क्या हम लोग बाहर भी इसको ठीक है। कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली एक आस्क क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आता है, वो ये कि जिन लोगों के रूट से बाल जो है सफ़ेद होना शुरू होते हैं वो बड़ा फ्रीक्वेंटली कलर अप्लाई करते हैं। वो तो कलर अप्लाई करना वैसे ही थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि प्रोडक्ट अप्लाई करें बार बार ठीक नहीं होता। वो कैसे इसको लॉक कर सकते हैं कलर को ज़्यादा देर के लिए, क्या बताएंगे आप? देखिए, जो आपके ग्रे बाल आपके रूट्स में से जो निकलेंगे वो तो देन आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता ठीक है। ठीक है। आपने ग्रे हेयर कवरेज कर ली, ठीक है, उसके बाद सम टाइम होता है कि आपकी ग्रे कवरेज सही तरीके से नहीं हो पाती, तो देन थोड़े दिनों बाद apply वो सही नहीं होता आपके एप्लीकेशन ख्याल नहीं में? सही करेंगे ठीक या है। फिर तो वो निकल जाएगी। उसमें भी यही कहूँगी कि आप जो है आफ्टर केयर उनका यूज़ करें, ठीक है, और क्योंकि जब आप आफ्टर केयर यूज़ करेंगे तो उसकी लास्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी है। चलें, ये तो एक और इस तरह के सवालात हैं, बीच के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी जो सारी हलचल रही है इसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम एक रास्ते के ऊपर है, पीपल्स पार्टी अलग रास्ते के ऊपर है। कोशिश दोनों की यही है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है वो शुरू हो रहे हैं एहतजाज। पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? चलें, ये एपिसोड गुजर जाएगा, बजट का कह तो रहे हैं कि इसको अप्रूव नहीं होने देंगे, लेकिन वो हो जाएगा इवेंचुअली। ऐसा ही होता है कि शायद पाकिस्तान में तो लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जब ये फाइनेंस बिल जाएगा, पेश होगा, तो उसके बाद क्या होगा वो सबको अंदाज़ा हो जाएगा। ये फरमाइए, क्या स्ट्रेटजी आगे देखिए, की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बजट को तो वैसे ही मुस्तरद कर ठीक दिया है। है क्योंकि ये बजट एक मुज़ाक्का खैज़ बजट है और हर चीज़ में उन्होंने प्राइस में कमी कर दी है, टैक्सेस में कमी कर दी है, लेकिन ना समझ में आने वाली बात है। 110%। इससे पहले भी जब इन लोगों ने बजट दिए हैं, ये तीसरा बजट था इनका। जी। 2 बजट का आप मवाजना कर लें तो उसमें आपने अंदाज़ा ये किया होगा कि 10 बजट आज पेश हो गया, फाइनल हो गया, अप्रूव हो गया, 10 दिन के बाद दूसरा बजट आ गया मिनी, फिर 20 दिन के बाद तीसरा आ गया। इस तरीके से वो अपने बढ़ाते रहते हैंगे क्योंकि इनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, माहिर माशियात नहीं है। राइट। शौकत अजीज़ साहब को भी इम्पोर्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने भी इम्पोर्ट कर दिया शौकत तरीन साहब को। जी। शौकत तरीन साहब, शौकत अजीज़ साहब का तो फिर भी कहीं ना कहीं नाम पहले आ गया था जी। कि ये इसके एक्सपर्ट है या उसके एक्सपर्ट है, लेकिन शौकत तरीन साहब को कभी नाम ही नहीं सुना। सिर्फ अपने तरीन साहब को खुश करने के लिए शौकत तरीन साहब को दे दिया उन्होंने। ये तो आप ठीक है। समझ रहे हैं। अब इन्होंने तो हर चीज़ के अंदर लॉसेस दिखा दिए, हर चीज़ में लॉसेस दिखा दिए। क्या आपका जहन मानता है कि ये बजट सही है? मेरा तो जहन नहीं मान रहा नेगेटिव। और तकरीबन लोगों का भी जहन नहीं मान रहा। ठीक। और इन्होंने मनी बजट पेश करना है। इसी तरह से सिंध हुकूमत, मैं अपनी हुकूमत को भी ला रहा हूँ साथ में, सिंध हुकूमत में ने अभी भी कितना अवामी बजट पेश किया है, तरक्याती हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तालीम के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से उन्होंने एक बैलेंस लेकर के बजट को पेश किया है। और आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने बजट पे पेश किया है ये अवामी बजट है। और तरक्याती चलें, अगर बज़ाहिर नहीं, डिबेट आप अभी आप देख लीजिएगा, डिबेट इसके ऊपर कर लें। मैं एलोकेशंस आपको बता देता हूँ जो जो की गई हैं, फिर उसके ऊपर बात कर लें। देखिए, बात ये होती है कि हर दौर में आपको अपना बजट अच्छा नज़र आता है और दूसरे का बजट जो है ना उसमें
नकाइस नज़र आते हैं। मैं अवामी राय भी दे दूंगा आपको, और मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने रख भी दूंगा। जो एजुकेशन हुई है वो सिंध के हवाले से, यहाँ के इश्यूज़ के हवाले से नाकाफ़ी है। आप ये कहते हैं एड्रेस किया गया उस इशू को, ठीक है, बेसिक 17,500 से बढ़ा के 25,000 के अलावा और कोई हाईलाइट नहीं है, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। वो मैं भी आपको चल के आगे एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों, उसको समझा दूंगा। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात हो रही थी, और ख़वातीन का जो ख़ास तौर पर आप समझ लें कि मसला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जिस ज़्यादा मौजू पे ज़्यादा गहरी दिलचस्पी है वो ब्यूटी के हवाले से है, ब्यूटी टिप्स के हवाले से यहाँ पर बात हो रही थी। शाज़िया खान मौजूद हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, बालों को ख़ास तौर पे कलर के हवाले से वो बता रही थी, इनकी एक्सपर्टीज़ इसमें है। शाज़िया से मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि कैसे जो है वो कौन सी सही प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा सकती है। शाज़िया ये फरमाइएगा, अभी ये जो कलरिंग का जो ख़ास तौर पे आपने ये कलर अपने बालों को जिस तरह किया, ये ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग में आ जाता है तो फिर हर कोई अप्लाई करने की कोशिश करता है, और उस अप्लाई करने में फिर ज़ाहिर रिज़ल्ट वो नहीं मिलते जो होना चाहिए। कैसे ये करवाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, क्या ये आर्ट बाकायदा सीखने की ज़रूरत है, या वो जो हम जो शुरू से ख़वातीन कलर लगाती हुई आ रही हैं वो देखेंगी कि 2-4 कॉम्बिनेशंस को अगर एक साथ अप्लाई कर लें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या ऐसा ही है या वाकई इसमें एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है? ऐसा नहीं है, कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब बहुत सारी जैसे घरेलू ख़वातीन, उनको नहीं पता वो कौन सा डाई यूज़ कर रही हैं, Yes. मेटालिक डाई यूज़ कर रही हैं, सिंथेटिक यूज़ कर रही Yes. हैं, क्योंकि प्रोफेशनली जो डाई हमारे यूज़ होता है वो सिंथेटिक डाई होता ठीक है। है। तो अगर वो घरों में एक्सपेरिमेंट करेंगी देन कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि ये टेक्निक के साथ होता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता कितनी है। देर अप्लाई करना होगा, हाँ, किस टाइम पे करना होगा, और या कितना बालों कट को डाउन कितना रखेंगे बनाएंगे? आप, कट डाउन Exactly. कितने लेवल में जाना चाहिए। आपको सबसे पहले तो बालों का स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद जाके आप कोई काम कर सकते हो। आप ऐसे नहीं रिस्क ले सकते, कोई भी बाल उठाया उसको कट डाउन कर दिया। अब मैं जैसे अंदरूनी सिंध भी जाती हूँ तो उधर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्या है, वो कट डाउन ही 40 वॉल्यूम से कर देंगे और डैमेज बाल हो जाता है। तो फिर हम लोग उन्हें बताते हैं कि 20 वॉल्यूम से कट डाउन करो आप, देन उससे आपका बाल डैमेज भी नहीं होगा ठीक है। और बड़ा अच्छा। तो वो परेशान हैरान होती हैं कि हमें तो 40 वॉल्यूम से सिखाया गया। उफ, यानी कि अंदरूनी सिंध की क्या बात करें, कराची में भी, कराची में भी है ऐसे, कराची में बहुत भी सारे ऐसे, लोग इस तरह। क्योंकि बहुत सारे पॉलर्स ऐसे हैं जो कि उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बहुत सारी मेरे पास ज़्यादातर जितनी भी हैं ब्यूटिशियंस भी आती हैं, बिगनर्स भी आती हैं, लेकिन वो ब्यूटिशियन भी बिगनर्स के बराबर होती है ऐसा ही कि कईयों को तो ब्रश तक पकड़ना नहीं आता। तो देन 5 डेज़ में जो है हमारे जैसे इजी कलर वाले रखवाते हैं, 5 डेज़ की मास्टर क्लास, उनका डिप्लोमा होता है उनका, तो वो बेसिक टू एडवांस 5 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ट्रेन करके भेजती हूँ मैं हेयर में, बहुत अच्छी बात है, कलरिंग में। बिल्कुल ठीक है। और जब वो अपना काम करके मुझे फिर शेयर करती हैं तो आई थिंक सो खुशी होती है कि चलो एक हम किसी के काम आए, किसी बिल्कुल ठीक को है। एक, क्योंकि उस्ताद का काम है कि एक अच्छे से और आसान तरीके से समझाए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम मुश्किलात पैदा कर देते हैं ना तो सीख नहीं पाते, बिल्कुल ठीक है। सही कहा आपने, ऐसा ही है। आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ पैदा करें, और सबसे पहले समझने की बात ये कि जो काम आप करने जा रहे हैं इसको सीख लें। अब सीखने की जब बात आती है तो आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीडियोस होते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिटेड होती हैं और बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको देख के ख़वातीन चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे सारे काम जो हो रहे हैं, क्या उनको फॉलो करना ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए। मेरा ख्याल में ऐसे कामों को फॉलो करना बिल्कुल, क्योंकि आपको यूट्यूब में सब चीज़ें नहीं नहीं बताएंगे। मिलती, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपाएंगे। अब जैसे हमारी क्लासेस होती तो मैं क्लासेस में अपने स्टूडेंट से कोई भी चीज़ जो है वो हाइड नहीं करती, ठीक है, हर चीज़ उनको बताती हूँ ठीक है। बहुत आसान वे में, तो उनके लिए समझना भी आसान हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आएँ, आप एक्सपर्ट से सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन किसी एक्सपर्ट से सीखें। ऐसे लोगों से मत सीखें चाहे वो 12 साल से 20 साल से पॉलर खोल के बैठे हुए हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों के पास प्लीज़ मत जाएं।
आएँ, आप आके क्लासेस लें, ज्वाइन करें। इजी कलर की तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो कि अब वहाँ पर आप 5 डेज़ की मास्टर क्लासेस ले सकते हैं। और जैसे मैं यूट्यूब पे भी अपनी जो है क्लासेस लाइव भी देती हूँ, फेसबुक पे भी लाइव देती हूँ। आप वहाँ से लाइव सेशन हमारे देख सकते हैं, ले सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं हम तो लाइव जो भी पूछें, मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं कॉल करके अगर उनको किसी कहीं जाके कहीं फंस जाती हैं, पूछती हैं मैम अब बताएं मुझे मैं हम क्या करें, तो मैं उनको भी गाइड करती हूँ। अच्छा, वैसे आपकी फील्ड के साथ थोड़ा सा इंजस्टिस है आजकल, ये जिसको कोई काम नहीं आता, अच्छी बात है काम करना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सब आपकी फील्ड में आ गए, ब्यूटिशियन बन गए। कुछ हमारी फील्ड से भी लोग, हमें ये पता चला कि ब्यूटिशियन बन गए, वो अपनी फील्ड में कामयाब हुए नहीं, अच्छे एंकर तो नहीं बन सके लेकिन ब्यूटिशियन बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी हो रहा है कि हर शख्स जो है वो ब्यूटिशियन बनने के लिए हम वक्त तैयार है, हर कोई इस फील्ड में आ चुका है। और कुछ सो कॉल्ड डॉक्टर्स भी जो मैं देखता था टीवी प्रोग्राम्स कर रहे होते थे, वो भी आजकल ब्यूटिशियन बने हुए और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर टिप्स दे रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करती हैं, अगर ऐसे लोगों के कोई ट्रीटमेंट करवा कर आ जाता है फिर? अच्छा, ऐसे लोगों पे सबसे पहले अगर हाँ उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली है, अगर उनका एक्सपीरियंस है तो देन कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं ली, कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, ट्रेनिंग का तो उनको किसी को नहीं पता कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है या नहीं अगर ली। तो देखिए ना, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली है तो देन ठीक है, वो उन्होंने सीखा है और वो उसको नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर उनकी फील्ड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं उनसे यही कहूँगी प्लीज़ किसी की स्किन, किसी के हेयर के साथ मत प्ले करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, अपनी फील्ड की तरफ वापस चले जाएं, यही ज़्यादा बेहतर होगा जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा, अब सारी हो रही है इस वक्त सिचुएशन है, अब कहा ये जा रहा है कि जी डेवलपमेंट के हवाले से काम होगा। अब ये 13 साल हुकूमत को यहाँ पर हो चुके हैं। अब एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि अब ये डेवलपमेंट कब होगी। ये जो एक ड्यू डेवलपमेंट का एक प्रोसेस था वो बहुत अरसे से चला आ रहा है, हम सुन रहे हैं कि होगा। पहले ये कहा जाता है जी हर्डल्स पड़ी हैं, ठीक है, कुछ अदालती मामलात थे, काम नहीं करने दिया गया, दूसरा टेन्योर आया, ज़ीरो प्रोग्रेस, तीसरा टेन्योर आया, 13 साल का तकरीबन अरसा हो गया, 3 साल यहाँ पर मुकम्मल हो गए लेकिन कोई डिलीवरी नहीं है। कब डिलीवर करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कब क्या कोई बात लोगों से छुपी हुई है? अगर यहाँ पर बैठ के आप इसका दिफा करें, अगर कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो क्या लोग नहीं देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है? ठीक है, कैसे डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट पहले भी मैंने यहीं बैठ कर, मुझे याद है मैं यहीं बैठ कर मैंने कहा था कि यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत पे आप जाके देखिए अंडर बाईपासेस बने हुए हैं। आप इसके अलावा फिर कराची शहर के दीगर जगहों पे जाके देखें, वहाँ पर ओवर ब्रिज, अंडर बाईपासेस, रोड्स, और किस चीज़ की जिनके पास थोड़े वक्त के लिए इख्तियार रहा, उन्होंने इससे ज़्यादा काम कर दिया जो आपने 13 साल में किए। जितने आपने टोटल अंडर किन्होंने कर दिया? मुस्तफ़ा कमाल हुए, नेमतुल्लाह सर, ये मुस्तफ़ा, हाँ, नेमतुल्लाह खान साहब की बात ये थी कि उनको बेचारों को कराची में उन्होंने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और बड़ी पॉलिसी बनाई, उनको काम करने नहीं दिया गया, उसको आके मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पूरा किया। लेकिन उनके पास नहीं सर, उनके वो 33 साल रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस टाइम पे डेवलपमेंट की थी, उस टाइम के ऊपर वो कराची के बादशाह थे, वो कराची के सब कुछ करता धरते हैं। बादशाह हैं, वो कर लें, आप कर रहे हैं जी, नहीं 13 साल से नहीं है बादशाह कराची के हवाले से, हम अभी 3 साल हुए, 4 साल हुए। पहले कायम अली शाह चले, कायम अली शाह को छोड़ दें, लेकिन हुकूमत तो आप ही की थी। हाँ, हम हुकूमत हमारी थी, हमने उनको बजट्स दिए जब भी वो बादशाह बने थे, जब भी वो काम कर रहे थे, सिंध हुकूमत ने ही बजट दिए थे उन्हें। डॉक्टर साहब क्या काम कर रहे थे, जरा हमें भी तो बताएं क्या काम हो रहा था? अभी आपने ही कहा है यासिर भाई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अगर काम किए ना, तो वो फंड पीपल्स पार्टी ने ही रिलीज किए थे, वो उनको वहाँ से नहीं दिया था। आप ये देखें कि ये वफाकी हुकूमत ने कराची वालों को किस तरीके से बाइख्तियार नहीं थे जितने आप बाइख्तियार हैं। वो तो एक इलेक्टेड मेंबर था जो लोकल काउंसिल की सतह से इमर्ज होकर आया था और फिर उसको पास चंद इख्तियारात थे तो उसने डिलीवर किया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ तो पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास, उसके पास तो ये बात मैं आपकी इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि बाइख्तियार नहीं थे। बाइख्तियार जितने थे ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप उस चीज़ को चीज़ से बोल रहे तो वो दूसरी बात है। इस वक्त वजीर आला जो होता है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा इख्तियार उसके पास होता है। उसके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, हर इदारे को काम कराने के लिए उसके पास एक बंदा मौजूद होता है। वो अगर काम कर रहे थे तो उनके पास तो चंद एक हिस्से में उनके आते थे जिनकी वो बल्दियात उनके पास थी, तालीम उनके पास थी,
तालीम उनके कानून पास नहीं उनके है। पास सर, ये शायद आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। सर मैं आपको तालीम एक बात बुनियाद बताता उनके हूँ। पास थी। देखिए वो एक मुख्तसर दौर के लिए वो आए थे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी उनका नहीं था और बाब गुलाम रहीम थे। याद है ना आपको? जी जी वो बिल्कुल थर से बिल्कुल। जिनको हाँ, याद है हाँ, जूता जी मारा था, जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी, जियालई बहुत था अच्छी तरह शायद तो जिसने याद है। मारा था। हाँ थर वाले, जूता ना? थर हाँ। हाँ, और जो काफ़ी अर्से पाकिस्तान जी, से जी, जी, जी। गायब भी रहे थे वो, फिर बाद तो में आ जूता गए। जिनको मारा गया था। तो सवाल ये है कि यहाँ पर आप ज़्यादा बाइख्तियार हैं। अगर आप अपने उनसे मुकाबला करने जाएंगे, देखिए मैं अब तो हम शायद इस बात बाख्तियार को हैं, कर हम लूँगा, कहते लेकिन हैं। लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पूरे सूबे की अथॉरिटी आपके पास है, आप इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आए। अब हम प्रोग्रेस बात क्या है? जी जी, अब हम बाख्तियार हैं, हम कह रहे हैं नासिर हुसैन साहब के पास आप जाके देखिए, एक आदमी आम शख्स भी जाता है तो मायूस होकर नहीं वो आता अगले दिन है। हमारे सईद चैनल पे गनी साहब के दिखाया पास गया कि वो वाटर बोर्ड के एमडी जो थे वो बैठे मौसू फरमा रहे हैं कि जी बहुत बड़े क्राइसिस के लिए आप तैयार रहिए, वो क्राइसिस की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो प्लानिंग आपके पास है, अब एमडी वाटर बोर्ड अगर बैठ के कहे मैं तो मालिया, फिर तो मसला हल नहीं होना ना। देखिए वो अगर वो क्राइसिस का बोल रहे थे, वो उस चीज़ का कह रहे थे जब वफाक ने इनसे बजट देने का वायदा किया था, वो बजट इनको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से नासिर हुसैन शाह साहब ने बाकायदा मीटिंग करके उनको कहा है, वो कहा है। साहब चले यहाँ बैठे तो मैं उनसे पूछ लूंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं जो आप है, पूछ वो जो लीजिएगा, आप services जाके के पूछ लीजिए, ऊपर यहाँ अगर अगर tax वो collect यहाँ कर भी आ रही है, जाएंगे, अवामी आदमी हैं, अगर आप वो उनको कॉल नहीं सर, करेंगे मेरे तो आ जाएंगे सामने वो। नहीं आएंगे, वो किसी और के सामने तो बैठ सकते हैं, मेरे साथ में नहीं बैठ सकते सर। नहीं, मैं तो नहीं आपको सर। बताए सवाल करूंगा, जी, फिर जी, वो जो जी, आपकी प्रोग्रेस है, मैं तो फिर आपकी बैलेंस शीट के साथ बात जी आला हर किसी के सामने बैठ जाता है, ये बता दूं मैं आपको। हाँ तो मैं उनके साथ तो ऑडिट रिपोर्ट्स भी खोलूंगा ना, जो जिसके जी, अंदर जी। जिन चीज़ों की निशानदेही की है, वो तो एक अलग हाँ, से हाँ। चलें, 1 to 1 वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखें इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, और चलें आप डिलीवर ना जी, करें वो जी। बात नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी अब डिलीवर करने का वक्त आ गया जी है, हाँ। करेंगे, मटीरियलाइज होंगी। क्या इस हवाले से काम हुआ है, ये ज़रा बताएं। बिल्कुल जो कहा है आप, इस वक्त का बजट, फिर मैं कहूँगा कि असल चीज़ है ड्राइव करना। ठीक है। अब मुराद अली शाह साहब जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इंजीनियर भी हैं। अच्छा, इंजीनियर होने के नाते वो जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसके ऊपर वो बिलखसूस निगाह रखते हैं कि ये पीरियड, इतने पीरियड में ये काम हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक कोस्टल हाईवे का मसला है, इसी तरह से आप कय्यूमाबाद से उन्होंने एक सुपर हाईवे के लिए एक रोड निकालने का बनाया हुआ, ओपनिंग भी कर दी है, उसमें काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और इसी तरह से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, अपना मेडिकल कम्प्लेक्स है, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने इस वक्त रखा है। और आपको अल्लाह ने चाहा और 1 साल से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, अल्लाह और आप करे खुद यहाँ मुझसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब वाकई में आपने यह कहा था, और आपकी ज़बान मुबारक भी आपने हो। इंजीनियर उनको कहा है ना, मुझे उनकी इंजीनियरिंग के ऊपर अब एक बहुत बड़ा डाउट जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं ये जो प्रोजेक्ट इधर बना हुआ है ना आपके साथ ही तारिक रोड के ऊपर, मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल एरर्स अगर बताना शुरू करें आप हैरान रह जी, जाएंगे। आपने बताया था एक दफ़ा कि वो उसका वो नहीं कर रहा है, और तो मैं हैरान हूँ, अभी आपने कहा अगर वो इंजीनियर हैं, बहुत सारी जगहों पर टेक्निकल एरर्स हैं सर। जी, जी। और अगर आप इंजीनियर हैं, जैसा कि आपने भी कहा, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको जो है वो काम करने की ज़रूरत है। चलिए मैं उसमें वो नहीं जाता, ये मुनासिब बात नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनसे ज़रूर जी, सवाल जी। करता इस बारे में। लेकिन फ़ंड्स का सही इस्तेमाल करना, सबसे बड़ा फ़ंड से ज़्यादा ये है कि जो निचले इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब उसको करप्शन कह लीजिए, मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ कह लीजिए, लोगों की अपॉइंटमेंट का मसला है, वो हर जगह फेलियर नज़र आ रहा है। अब इस चीज़ को एलैबोरेट करते चले जाएं, आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ। अपॉइंटमेंट का अगर एक जगह भी अगर सही काम हुआ होता ना, तो आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन तब भी नहीं होना था। मसला ये कि सब जगह आप सही बंदे रखें, सही फैसले करें, सही पॉलिसी मेकिंग हो, करप्शन उसके अंदर से एलिमिनेट करें, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ जो है वो रिज़ल्ट देना शुरू होगी। कि बड़े बड़े अगर आपके इदारे, अगर इनकी रिकवरीज अगर ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, वो KDA है, SPCA है, क्यों फेलियर आफ्टर फेलियर है, देन वाटर बोर्ड है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, इनको नहीं पता ये क्या करने जा रहा है। या हो सकता है माइट भी ये सोच रहा हूँ कि इसको जो है वो आउटसोर्स कर दिया जाए, या किसी को जो है वो दे दिया जाए, कोई थर्ड पार्टी आके इसको चला लिया जाए। हो सकता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि शायद वो ये सोच रहा हूँ कि बाहर से किसी को ला के इसको चला लिया जाए। तो अगर इस तरह की अगर सोच होगी तो फिर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। ये डॉक्टर साहब एड्रेस करने की ज़रूरत है इशूज़ को। जी, जी जी, 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 ठीक है। अच्छा जी, शाजिया आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे बात हो रही थी, आप बालों के हवाले से बता रही थी। अच्छा जी, अब ये है कि जो आप ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है, इसमें किस किस्म की पार्टिसिपेशन है, कौन कौन लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और किस किस तरह और कितने, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इन सारी चीज़ों में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
वो लोग हमारे यहाँ बड़े इम्पेशेंट होते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो सीखना चाहती हैं वो कहती हैं कितने अरसे में सिखा देंगे, ये ज़रा बताइए। मैंने बिल्कुल प्रिसाइज़ करके आपसे पूछी है। अच्छा, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ ना, मैं देती हूँ अपने स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है। अब जैसे अंदरूनी सिंध लगा लो या जितने भी, जैसे पंजाब का भी आप एक वो लगा लो, तो उसमें भी लोगों को ना एक्चुअली उनकी एजुकेशन नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ इसके लिए कितनी एजुकेशन वैसे रिक्वायर्ड है काम देखिए, सीखने के लिए? वैसे तो मेरा ख्याल एजुकेशन हो तो देन, ठीक है। क्योंकि बाकायदा हमारी भी स्टडीज़ हुई नहीं, जो है इस ख़वातीन फील्ड में, नहीं जिनके कम पास अज़ कम आपका मैट्रिक इंटर तो होना चाहिए ठीक है। ना। लेकिन अब कही है कि उनकी एजुकेशन नहीं है, तो फिर उनको फिर हमें उसी तरह बहुत आसान अल्फाज अल्फाज में में समझाना और बहुत पड़ता है। स्लो थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। ठीक ये है। नहीं कि एक स्पीड से लेके चल दिए और उनको समझ में कुछ ना आए। तो कितना टाइम लग सकता है? मुझ जैसा अगर आदमी सीखे 10-1 साल में सीख जाएगा? देखें, अगर आप जैसे इंसान सीखे डेफिनेटली आप तो जल्दी सीख जाएंगे। मुझे वैसे बहुत सारे बॉयज़ आए हुए हैं इस फील्ड में। ठीक है जी। बहुत सारे बॉयज़ आए हुए हैं इस फील्ड में और सीख भी रहे हैं। वैसे जो हमारी हेयर कलर की जो कंपनी की तरफ से क्लासेस होती जी। हैं वो 5 डेज़ की मास्टर क्लास होती ठीक है। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स ज़्यादातर तो बिगनर्स ही आते हैं, ठीक क्योंकि है। नॉलेज नहीं है। अगर चाहे वो 12 साल 15 साल से उनका सैलून ओपन हो, ठीक है। लेकिन नॉलेज नहीं है, तो जब वो सीख के जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक अच्छा वर्क करके भी दिखाते हैं और दुआओं में भी याद रखते हैं। बहुत अच्छी बात क्योंकि मैं समझती हूँ ये भी एक सदका जारिया है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। और मेरा ख्याल में जिनको नहीं आता हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए। अपना नंबर मैं स्क्रीन पे अगर आप मेरा चलवा दें तो चलवा बिल्कुल ठीक सकते है, बिल्कुल ठीक हैं। तो है। जो भी ज्वाइनिंग करना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। क्योंकि इजी कलर की तरफ से जस्ट उनकी थोड़ी बहुत परचेजिंग होती है, तो देन क्लास आपको बिल्कुल फ्री है। वही कोर्सेज ठीक है। जो आप लाखों में करते हो वो आपको समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। वो जो परचेजिंग भी करते हैं वो भी आप अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल में आप लोग दूसरों के बाल ख़राब करने की बजाय या स्किन ख़राब करने की बजाय आप उस काम को सीखें। ठीक है, Then काम को उसके बाद सीख लें करें। ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब बेहतर काम को सही। सीख लेना हाँ, बेहतर है वो मेरा ज़्यादा ख्याल है। बेहतर है। अब जी, जैसे जी, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, मैं जी, जी। सोशल वर्क भी करती हूँ। बहुत सारी ऐसी गरीब बच्चियाँ होती हैं जो कुछ भी अफोर्ड बहुत नहीं अच्छा काम कर करती सकती, हैं, उनको skill तो आप देन provide उनको करते भी हैं, मैं बिल्कुल पूरा ऑलराउंडर, जैसे क्योंकि जैसे हेयर में मेरी एक्सपर्टीज़ है, ऐसे स्किन में भी मेरी एक्सपर्टीज़ अच्छा, वेरी गुड। जी। तो जैसे डर्मालॉजी का एक प्रोडक्ट है, तो उनकी तरफ से मैंने बाहर से इनके स्पेशलाइजेशन इसकी स्किन के ठीक लिए है, की वेरी है। गुड। तो मैं कहती हूँ कि सीखो पहले। सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल हम भी ठीक। अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब लास्टली अब जैसे हिकमत अमली के हवाले से बात हो रही थी, मौज़ू बड़ा तवील हो जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा आखिर में ज़रा बता दीजिए कि क्या इरादा रखते हैं और आपके ख़्याल में अगर ये सिस्टम चलता रहा तो आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या ये सोच में है पीपल्स पार्टी के कि हुकूमत को घर भेजा जाए और नया पॉलिटिकल सिस्टम लाया जाए? क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि जमहूरियत डिमोलाइजेशन हो। हमेशा जमहूरियत की तरफ वो बात करती रही है। जब ये हुकूमत आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये 5 साल पूरे करें, ठीक है। लेकिन ये पूरे करते हुए खुद नज़र नहीं आ रहे हैं। और आप पीडीएम पे, जहाँ तक आपने से पहले सवाल किया था, पीडीएम और इस्तीफे की जहाँ बात हुई थी, आपने देखा होगा इस वक्त 2 रास्ते जुदा हो गए हैं, पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा जुदा हो गए। पीडीएम अगर चाहती, नवाज शरीफ साहब की मैंने अगर जिस तरह से हमने मना किया था कि इस्तीफे ना दें और इन हाउस तब्दीली लाएं, अगर उस चीज़ के ऊपर अभी भी पीपल्स पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, घर भेजना नहीं चाहिए। इन हाउस तब्दीली आ जाती है तो, क्योंकि हम जमहूरियत लोग हैं, जमहूरियत की तरफ जाते हैं। आपने आसिफ अली जरदारी साहब वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपने पावर्स नीचे दिए। 52B, हाँ। ऐसा ही है ना। तो अगर वो चाहते नहीं देते, लेकिन 58 उन्होंने दी है। वो कहते थे कि हुकूमत जमहूरी हुकूमत बने और जमहूरियत का आलम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि उन्होंने जब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो जमहूरियत है तो पाकिस्तान है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। अगर हम पार्लियामेंट का मजाक उड़ाएं, हम इस्तीफे दे दें, पार्लियामेंट इसका हल नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं इस तो, बात से इत्तेफाक करता हाँ, हूँ। विदिन द सिस्टम ही तब्दीली जी, लाई जी, जाए, जी, जी। वरना अगर खुदा ना करे डेमोक्रेसी अगर डिरेल होगी तो ये बड़ा डैमेजिंग हो जी, सकता जी, है। जी। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक रहे। शाज़िया आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे बात की।
बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं यकीनन उनको इससे बड़ी रहनुमाई मिली होगी। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपके साथ यहाँ पर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे और अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह के बाद।